आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे आज के दिन की, जहां पर महिला आरक्षण को लेकर के और साथ ही साथ परिसीमन विधेयकों पर मतदान होने हैं। बता दें, सरकार ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके लिए यहाँ पर संविधान 131 संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 2026 यानी कि आज 16 अप्रैल को यहाँ पर लोकसभा में पेश किया गया, जिस पर ये सभी बिल जो है महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के मकसद से लाया गया है। इन विधेयकों को गुरुवार देर रात 1:20 तक चर्चा हुई है। शुक्रवार सुबह इन पर चर्चा होगी और आगे भी बढ़ेगा, यानी कि आज का दिन जो है वो इन सभी विधेयकों पर चर्चा जो है वो आगे बढ़ेगी। बता दें, विपक्षी दलों ने सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं। विपक्षी दलों ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और अन्य पिछड़ा वर्गों से उनकी हिस्सेदारी छीनने की तैयारी में है। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से मुक्त करके 2029 से ही लोकसभा की वर्तमान संख्या 543 के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। बता दें कि श्रेय विपक्षी जो दल हैं उनके लिए यहाँ पर पीएम को कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर साफ तौर पर सभी पार्टियों से कहा है कि महिला आरक्षण वाले इस यहाँ पर संविधान संशोधन बिल को मिलकर पास करने की जरूरत है। उन्होंने साफ कहा है कि जो इसका विरोध करेगा उसे लंबे समय तक इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। मोदी ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया है कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो इसका श्रेय विपक्षी दलों को देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिसीमन से जुड़े कुछ सदस्यों की चिंता को खारिज करते हुए कहा है कि जिससे पहले परिसीमन हुआ है और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है उसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीटों की संख्या में वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। साथ ही महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू करने की बात कही है। इसी बीच महिला आरक्षण अधिनियम 2023 16 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। कानून यहाँ पर केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। संसद में इस कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 को यहाँ पर 2023 के अधिनियमों को लागू किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ बातें यहाँ पर निकल करके आ रही है सदन शुरू होने से पहले। कि निसंदेह महिलाओं की जो आकांक्षाएं हैं, लंबे समय तक कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों ने इस पर कोई पहल नहीं की। आज एक अवसर है देश के समक्ष। महिलाएं लंबे समय से इस अवसर की प्रतीक्षा करती रही हैं। आज उनके लिए 33% आरक्षण एक बड़े तोहफे के तौर पर वो मानती हैं और इस दिशा में ये बिल सुनिश्चित करेगा कि इसका लाभ 2029 के लोकसभा चुनाव में मिल सके। इसलिए पेचीदगियों को दूर करने के लिए ये संशोधन का प्रारूप सामने लाया गया। अब जिस तरह के सवाल विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं, जरूर उन्हें अपनी भूमिका पर विचार करना चाहिए और इस बिल को पारित कराने में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि जो इसका विरोध करेगा उसे चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, निसंदेह ये कहीं से भी इसमें दो राय नहीं है कि जब मौका मिला तब भी आपने नहीं दिया। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ आज ये विधेयक आया है, तो ये अवसर है राजनीतिक जो संकीर्ण हित हैं उनकी चिंता किए बगैर अगर वो राष्ट्रहित में आगे आते हैं तो ये एक
युगांतकारी बड़े बदलाव का मार्ग वो प्रशस्त करेंगे। डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है आरक्षण के लिए। सबने कहा है कि महिला आरक्षण 2023 में मंजूर हो गया है, आप लागू करिए और धमकियां मत दीजिए कि अगर आप नहीं सपोर्ट किया तो आपको राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह। ये धमकियां क्यों दे रहे हो? हम देख लेंगे ना किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है। देखिए, आप लोग जब चुनाव आते हैं तो महिलाओं के खाते में जो पैसा डालते हो ना वोट खरीदने के लिए, वो बंद कर दीजिए। फिर आपको पता चलेगा महिला किसके साथ है, तब पता चलेगा आपको। बिहार के चुनाव से पहले 10-10 हजार डालेंगे महिलाओं के खाते में। महाराष्ट्र में चुनाव आते हैं तो लाडली बहन के नाम पर और कुछ पैसा डाल देंगे, फिर और किसी राज्य में डालेंगे। ये बंद कर दो, फिर पता चलेगा मोदी जी को महिलाएं इस देश की किसके साथ है और किसके साथ नहीं। सही उन्होंने कहा है कि लंबे समय से महिला बिल सदन में आता है और पास नहीं हो पाता है, तो जरूरत है जब आबादी महिलाओं की है, संविधान बराबरी की बात करता है, तो फिर सबको समर्थन करके एकजुट होकर के महिला बिल को पास करना चाहिए। अखिलेश यादव बोल रहे हैं क्या मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी में नहीं आती हैं? महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हो रहा है, मुस्लिम महिला अलग होती हैं महिला से। अखिलेश जी को चाहिए कि अपनी पूरी पार्टी का जो टिकट है, कौन मना कर रहा है, पूरा मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे दें, कोई रोक रहा है? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नारी को नारा बनाना चाहती है। बीजेपी लोकसभा और विधानसभा सीटों में कितने महिलाओं को टिकट दिए हैं? वो अपने गिरीबान में झांक के देखें कि अपनी पत्नी के अलावा और कितने लोगों को टिकट दिए हैं। आधी आबादी है, दूसरे को क्या कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर संसद में ये बिल पास हो जाते हैं तो विपक्ष कमजोर हो जाएगा। उनकी सोच गलत है। प्रधानमंत्री को सफर करना पड़ेगा क्योंकि धोखा दे रहे हैं महिलाओं को। आदतन भारतीय जनता पार्टी धोखा देती रही। मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता। 2023 में ये पारित हो चुका है। 33% आरक्षण का महिलाओं का पारित हो चुका है। लाए कब है? जब 2 राज्यों के चुनाव, 4 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव प्रचार शिखर पर है। क्या जरूरत थी इसको लाने की? आप उसी को लागू क्यों नहीं करते? हमने तो उसी समय कहा था इसे 2024 से लागू कर दो। नहीं, इसके पीछे डिलिमिटेशन, परसीमन न करना पड़े, जातिगत आरक्षण न करना पड़े आपको, परसीमन नई जनगणना पर, तो टाला कैसे जाए, धोखा कैसे दिया जाए महिलाओं को, ये रास्ता। और हम महिलाओं को धोखा नहीं देने देंगे। मोदी जी, आरक्षण लागू करना है, अभी आज की तारीख से लागू करिए। 2023 में हमने पारित कर दिया है। मौजूदा लोकसभा में जितनी शक्ति है इसी पे लागू करिए ना। नियत तो साफ हो आपकी। देखिए, जहां तक महिला आरक्षण की बात है, हम लोग महिला आरक्षण के सपोर्ट में हैं और इस हद तक सपोर्ट में है कि क्योंकि आबादी 50% है, महिलाओं का आरक्षण भी 50% होना चाहिए, 33% से ही बढ़ाकर। लेकिन हमारी ये क्वेरीज है कि इस आरक्षण के अंदर दलितों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण और मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण भी होना चाहिए। परिसीमन कर रहे हैं, अभी जातीय जनगणना हुई नहीं है, परिसीमन 2011 की जनगणना के हिसाब से कर रहे हैं। अब जब जनगणना होगी, जातीय जनगणना, तो हालात दूसरे नजर आएंगे। आप पहले से पहले परिसीमन कर देंगे, पता चला कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में दलित ज्यादा हैं या ओबीसी ज्यादा हैं, आपने उसको जनरल कर दिया। तो ये तो परिसीमन होना चाहिए जातीय जनगणना के बाद। हकीकत तो यह है कि ये सरकार जातीय जनगणना करना ही नहीं चाहती है। ये तो दलितों के या ओबीसी के वोट लेने के लिए इसने शगुफा छोड़ दिया कि हम जातीय जनगणना कर रहे हैं, लेकिन करेंगे नहीं। देखिए, उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मुस्लिम महिला अगर चुनाव लड़ेगी तो हमारे गृह मंत्री जी को तकलीफ है इस बात से
ये बहुत तकलीफ में आ गए। जग जाहिर है कि इनकी मेंटेलिटी क्या है, किस तरह से इन्होंने सोसाइटी को बांटा है, हिंदू मुसलमान करा है, जातियों में बांट दिया है, अब क्षेत्रों में बांट रहे हैं, उसके बाद भाषाओं में भी बांट रहे हैं। ये तो बांटने वाले बाटू लोग हैं, ये देश हित में काम कब कर रहे हैं। उनका कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो वो भी आधी आबादी का हिस्सा है, उन्हें क्यों नहीं मिल रहा मुस्लिम महिलाओं को। कारण आपको पता ही है कि ये हमेशा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, मुस्लिम विरोधी लोग हैं। एक छोटा सा ग्रुप है, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी की ये सियासत करते हैं और दिखाते ही हैं कि हम दलित हितैषी भी हैं। माइनॉरिटी को तो खैर भूल जाएं, तो अगर ये कहेंगे भी तो भी कोई यकीन नहीं करेगा। देखिए, जातीय जनगणना से पहले परिसीमन का कोई औचित्य ही नहीं है। पता तो चले कौन आदमी, कितने लोग, कितनी जाति के लोग एक क्षेत्र में रहते हैं, तभी तो परिसीमन होगा। ऐसे कैसे परिसीमन कर रहे हैं? अब ये परिसीमन कर देंगे 5 साल तक, तो फिर इसका मतलब ये कि दूसरा परिसीमन तो होगा नहीं। और जब 5 साल तक नहीं होगा तो वो अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, ओबीसी हैं और मुसलमान हैं। महिलाओं के हित में ये सेशन बुलाया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया है। 33% आरक्षण देने की बात हुई है और ये महिलाओं के लिए मिल रहा है। एक पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक महिलाएं जो है, हमारी 33% महिलाएं जो है इसमें भाग लेंगी और समाज के लिए आगे बढ़ेंगी। इंडिया ब्लॉक भी अब साथ में आ गया है, लेकिन परिसीमन की बात पे बहक रहा है बहुत ज्यादा। राहुल गांधी जी को गुस्सा आ रहा है। अगर हमारी महिलाओं के बारे में एक शब्द भी बोल दिया ना विपक्ष ने, तो जो उनकी घर की महिलाएं हैं वो भी उनको पानी भी नहीं देंगी। इसलिए एग्री कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो है मुस्लिम आबादी जो है वो आधी महिलाएं नहीं। हमारी सरकार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। जो महिला हमारे योग्य है, कार्य क्षमता जिसके अंदर है, वो उसकी कार्य क्षमता के आधार पर उसको आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता रही है और जो कहते हैं सो करके दिखाने का काम करते हैं। हमारे एजेंडा का महत्वपूर्ण वादा रहा है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जब विध्वंस हुआ तो मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं था उस समय लोकसभा का मेंबर, तो सब लोगों ने एक स्वर से इसका समर्थन किया था। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो समय आ गया है कि महिला आरक्षण को विधिवत रूप से दे दिया जाए जमीनी स्तर पर। और उसके लिए सभी पार्टी के लोगों को पत्र भी लिखा है, अनुरोध भी किया है कि सब लोग अपना एक मुश्त होकर के एक स्वर से आप इसका समर्थन करिए, ताकि सभी लोगों का जो वादा है वो निभाया जाए। और महिलाओं के प्रति जो पूरे हिंदुस्तान की विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो प्रतिबद्धता रही है उनको सशक्तिकरण करने का, पूरा करने का काम करें। उन्होंने ये भी कहा है विपक्ष से कि अगर जो इसका विरोध करेगा उसको चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सही बात है, अगर महिला का विरोध करेगा रिजर्वेशन का, तो महिला आधी आबादी है, उनको ठंडा कर देंगे अपने मत के माध्यम से। पीएम मोदी ने लोकसभा में आश्वस्त किया है कि परिसीमन से राज्यों के प्रतिनिधित्व का संतुलन नहीं बदलेगा। बहुत ऐसे राज्यों को आशंका रही है कि जो मानक है उस हिसाब से हमारा प्रतिनिधित्व घट जाएगा। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के माध्यम से देश के सभी राज्यों को आश्वस्त किया है कि किसी का प्रतिनिधित्व नहीं घटेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसको मोल लगाइए। प्रियंका गांधी ने इसे लोकतंत्र पर खुला हमला बोला है। महिला रिजर्वेशन जी, परिसीमन को लेकर प्रियंका गांधी ने बोला है कि ये पूरी तरीके से लोकतंत्र पर खुला हमला है। उन्होंने महिला आरक्षण का समर्थन किया है, लेकिन सरकार बहस का मुद्दा बदल रही है। सरकार का मन साफ है, कोई बहस का मुद्दा नहीं बदल रही है। पता नहीं उनको किस बात का डर है, और मैं समझता हूँ किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और सभी राज्यों की भागीदारी इसमें होगी। उसुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को खत्म करने की साजिश की जा रही है।
वैसे ही तुष्टीकरण की राजनीति करते रहें, किसी के अधिकार को खत्म नहीं किया है। लोकतंत्र में संवैधानिक संस्था बड़ा संस्था है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो इसकी मर्यादा को आज तक कोई घटाया है न इसकी ताकत को कम करने का काम किया है। जो ऐसे लोग सोच वाले लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे और लोकतंत्र जीवित है, जीवित रहेगा और संविधान के मुताबिक काम करेगा। क्या इतिहास बनने जा रहा है? इतिहास पहले ही बन चुका था। ये कानून पास हो चुका कि नहीं हो चुका सर्वसम्मत से? तब इतिहास नहीं बना था, तो उस इतिहास को मिटाने का काम क्यों कर रहे हैं ये लोग? सर ये लोग तो कह रहे हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। 2023 में जो हुआ था उसको लागू कर दिया गया है। जयराम ने भी ट्वीट किया और कहा कि इसमें संशोधन पे बहस चल रही है, पर सरकार ने इसको लागू कर दिया। ऐसा है, इस सरकार से ज्यादा अनएथिकल और बेईमान कोई सरकार हो नहीं सकती। जिस पर चर्चा चल रही है उस दौरान आप नोटिफिकेशन करें। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कभी भी, और थोड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री। वी आर असेम्ड ऑफ इट। देखिए, निश्चित रूप से आज एक ऐतिहासिक दिन है। जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम की चर्चा हम लोग सुनते थे, लोग अक्सर बातें करते थे, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से वो भारत की सच्चाई बनने जा रहा है। जिस तरह से राजनीति में हम लोगों ने महिला की भागीदारी बढ़ते हुए देखी है, चाहे वो पोलिंग बूथ पर हो, चाहे वो पॉलिटिकल कार्यकर्ता के माध्यम से हो, आज उनकी प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका स्वागत हम करते हैं, इसका समर्थन करते हैं और अपने नरेंद्र मोदी जी और उनकी एनडीए सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कल मैम जब बिल के बारे में प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो काफी खुश लग रहे थे और लग रहा था कि सरकार का। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, इन सबकी ये मंशा रही है कि महिला सशक्त हो और कई बार महिला को सशक्त करने के लिए सरकारी रूप से, संवैधानिक रूप से भी कुछ बदलाव लाए जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर इस तरह का बदलाव आज पार्लियामेंट हाउस में आता है तो भारत की हर एक महिला उसका खुले दिल के साथ स्वागत करेगी। बड़े हर्ष की बात है कि कल हमारे इस सदन में 131वां संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया और खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस प्रकार की अपील की जो बड़े भाई की तरह थी सभी महिलाओं को लिए, जो हम लोग ये विधेयक ला रहे हैं जिससे उनको सशक्तिकरण होगा। और उन्हीं का सशक्तिकरण नहीं होगा, मेरे हिसाब से पूरे देश का भला होगा। जब 33% महिलाएं सांसद और विधायक बन के आएंगी तो पूरे देश में एक नई सोच आएगी जिससे सृजनात्मक कामों में बढ़त होगी, विकसित भारत को वेग मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, नारी में भगवती को स्वरूप देख करके संपूर्ण नारी समाज की सेवा कर रहे हैं, संपूर्ण भारतवासियों की सेवा कर रहे हैं। तो उनके भाव हैं कि हम इसके लिए राजनीति ना करें, हृदय की गहराइयों से देश की मातृशक्ति का वंदन करें, अभिनंदन करें, उनका सम्मान करें। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। इसी कारण उन्होंने बात कही होगी कि इस पर राजनीति नहीं किया जाना चाहिए। तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार महिला आरक्षण बिल को लेकर डिलिमिटेशन के जरिए उन्होंने आरोप लगाया कि जिस पर बहस को मोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, उनके पास विषय नहीं है। उनको भारत की जनता ने एक लंबे कालखंड तक नारी पुरुष सबकी सेवा करने का अवसर दिया था, जिस समय उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब अगर कोई बेहतर काम कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करके सस्ती लोकप्रियता पाने का एक रास्ता मात्र है। बाकी प्रियंका गांधी जी ने अपने कालखंड में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको कि आज हमारे देश के लोग उचित कहें। तो अब आज उनको जो कुछ कह रही हैं राजनीति से प्रेरित हैं, कोई भावनात्मक रूप से उनका लगाव भारत और भारतवासियों से नहीं। देखिए, संसद में आज महिला आरक्षण बिल और परिसीमन संशोधित विधेयक को लेकर के यहां पर चर्चा होने वाली है और साथ ही साथ आज मतदान जो है वो भी इन तीनों विधेयकों के लिए किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।